दोस्तों, सीडीपी 100 वन लाइनर्स यानी कि सीडीपी के 100 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको इंपॉर्टेंट हैं और हमने उसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको एमसीक्यू 4 ऑप्शन के माध्यम से बताया है, उन सभी को इकट्ठा करके 100 क्वेश्चंस, इवन 100 से ज्यादा ही क्वेश्चंस हम इकट्ठा करके आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वन लाइनर के माध्यम से। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन है और जो करेक्ट आंसर है उसका आपका एक साथ रिवीजन हो जाएगा। मतलब जो चीजें आपको 8-10 दिन में पढ़ाई जाती है वो आपको 30 से 45 मिनट के सेशन में यहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। और दोस्तों, अनअकैडमी शिक्षा पर मेरी लगातार प्रतिदिन आपको दिन के 10 बजे क्लासेस आती है। संडे को ये स्पेशल अभी आप जुड़े हुए हैं, और नहीं तो बाकी के दिनों में ब्रह्मास्त्र सेशन चलता है। वो आपका सीटेट, एमपीटेट, रीट, सुपरटेट और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोगों को उस ब्रह्मास्त्र सेशन में जुड़ना होता है और डेली आपको एनालिसिस, क्वेश्चन सब कुछ करने होते हैं। तो उसके साथ हमने एक एडिशनल चीज जोड़ी है कि जब हम डिटेल एनालिसिस करके पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करके पढ़ते हैं, तो रिवाइज भी वीकली हमारा होना चाहिए। तो रिवाइज वीकली में हमने आपको पहले मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट्स कराए हैं और भी प्रिंसिपल्स कराए हैं, और पिछले वीक हमने आपको मनोविज्ञान और स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के कुछ वन लाइनर्स कराए। आज मैं आपको कुछ आगे के वन लाइनर्स करा रहा हूं। और दोस्तों, आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको लगातार मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस है, उसकी नोटिफिकेशन आते रहेगी। अनअकैडमी पर मेरी लगातार स्पेशल क्लासेस भी होती है, उसके भी आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी। दोस्तों, अनअकैडमी पर जो है 4 डेज का मेगा क्विज चल रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया होगा। और अनअकैडमी पर फ्री वर्सेस प्लस, यहां पर आपको अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस इत्यादि सब कुछ मिल जाते हैं। 80% प्राइस ड्रॉप अनअकैडमी ने कर दिया है अपने सब्सक्रिप्शन में, और काफी मिनिमम चार्जेज में आप सीटेट, स्टेट का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। डीएच लाइव रेफरल कोड। अच्छा, जो भी लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, जल्दी से वीडियो शेयर करके आ जाइए, राइट, ताकि सब लोग एक साथ यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, एक साथ देखेंगे, तो एक बड़ा कंपटीशन में आप लोग करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अनअकैडमी ने अपने इस सीटेट, स्टेट टेट के सब्सक्रिप्शन के अंदर काफी सारी बैचेज आप पहले भी निकाली है, आगे भी निकालेगी। एमपीटेट की बैच चल रही है, रीट की बैच चल रही है, और ऐसे भी बहुत सारी बैचेज आते रहती है। डीट प्लस भी, सुपरटेट, केबीएस, एनबीएस, एपीएस, ये एक अलग सेक्शन है। इसकी में से अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहां पर भी आप डीएच लाइव रेफरल कोड लगाएंगे। इसमें आपको सुपरटेट 2022 के नाम से नई बैच है जो आपको आने वाले 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि परसों से। तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और डीएच लाइव रेफरल कोड हो गया फाइनली। सीटेट, स्टेट टेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इसके लिए भी, डी प्लस भी का लेना चाहते हैं इसके लिए भी। और इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप या आपके चाहने वाले, कोई भी जानने वाले किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर चीज की तैयारी होती है। आप बैंक, एसएससी, पीओ, एनडीए, यूजीसी नेट, यूपीएससी, 10th, 12th, आईटी जेई, किसी भी चीज की, कोई भी आपके परिवार में तैयारी कर रहा है उनको आप ये सब्सक्रिप्शन दिलवा सकते हैं अनअकैडमी का। और उस चीज के जो टॉप एडुकेटर है वो वहां पर आपको वहां पे पढ़ाएंगे। बस ये आपको रेफरल कोड यूज करना है और बहुत ही मिनिमम चार्जेज में आपको मिल जाएगा। ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो रेडी एवरीबॉडी? एवरीबॉडी रेडी? आप सभी लोगों के लिए आज का सेशन स्टार्ट होता है, और आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में यहां पर वन लाइनर के रूप में लेकर आ रहा हूं, और यह सिलसिला अब अभी हम लोग चलाएंगे। देखिए, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अब इसको देखिए, अब यही क्वेश्चन अगर हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछते हैं तो आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, और वही चीज मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूं। स्वाभाविक विकास मतलब जो हमारा नेचुरल डेवलपमेंट होता है, इसको अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है? क्योंकि फिजिकल एक ऐसी चीज है, आप इसको रोके नहीं रोक सकते हैं। हाइट आपकी बढ़नी है तो बढ़ेगी, राइट? तो उम्र आपका बढ़ना है तो बढ़ेगा। तो ये सब चीजें ऐसी है जिसको आप, जो स्वाभाविक है, राइट? तो इसको अभिवृद्धि बोलते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? तो बेसिकली वो गर्भ से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्म के पूर्व, राइट? कई बार आपको ऑप्शन में गर्भ नहीं देके जन्म के पूर्व दे देगा ऑप्शन, तो आपको जन्म के पूर्व सेलेक्ट करना है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है कब? जन्म से पूर्व ही ये चीज हो जाती है, राइट? देखिए, अगला एक स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं
और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह किसका कथन है? विकास की जब हम बात करते हैं ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन हरलॉक का है, जिसपे उन्होंने कहा कि अगर डेवलपमेंट होगा तो आपके अंदर नई विशेषताएं आएंगी और नई योग्यताएं आएंगी। ठीक है, यह बात किसका कथन है? हरलॉक का कहना है। अगला देखिए, अब देखिए हम स्टेजेस पर चल रहे हैं, डेवलपमेंट पर के आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स को आगे लेकर चल रहे हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, यही 3 अवस्था है। प्याजे ने भी बोला है या किसी ने भी बोला हो तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि 0 से 18 के बीच में यही आता है और इसी में आपको सारी डेवलपमेंट आ जाती है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो जहां तक एजुकेशन की बात करते हैं तो 18 साल तक ये सारी चीजें सिमट जाती हैं। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन निकलता है। पहली बात तो यह स्टेटमेंट किसका कहना है? तो यह स्टेटमेंट स्किनर का कहना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक भिन्नताएं होती हैं। विकास के स्वरूप में व्यापक भिन्नताएं होती है। यह कथन किसका कहना है? स्किनर का कहना है। और दूसरी बात क्या हुआ कि यह कौन सा सिद्धांत है? यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, उसी से ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसी के अंदर यह बोला जाता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है उसमें यह बोला जाता है कि जो विकास के स्वरूप है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, और यह कथन स्किनर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका कहता है, मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषणवाद की अगर हम बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस के जनक थे सिगमंड फ्रायड। क्योंकि आप अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मनोविश्लेषण की बात किसने की? सिगमंड फ्रायड ने की। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये देखें, मुझे एक बालक दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं वैसा ही बना दूंगा। यह किसने कहा? तो यह कथन वाटसन ने कहा। किसने कहा? वाटसन ने यह बात कहा कि आप मुझे एक बालक दीजिए और आप जैसा बोलोगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। जिस प्रकार से बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। मतलब इनका यह कहना है कि बच्चों के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह मेनली ये कहना चाह रहे हैं। अगला देखिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? आपको एग्जाम में दे देगा मन की 3 अवस्थाएं क्या क्या, और आपको बताना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं मन का 3 अवस्था होता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, ये क्या है? ये मन की अवस्था है। अब इसी तीनों में से आपको क्वेश्चन आएगा। चेतन जब इंसान पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में रहता है, अचेतन जब अनकॉन्शियस रहता है, अर्धचेतन क्या हुआ? जब बोलते हैं ना कि पेट में है बात मुंह में नहीं आ रहा है, तो वो अर्धचेतन की अवस्था होती है। तो ये आपका सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की 3 स्थिति जो है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होती है। अब उसी के देखिए, अगर उसी को अलग रूप में बात करते हैं तो फ्रायड का ही है इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसको मानव की संरचना का अभिन्न भाग माना जाता है। यह बात भी फ्रायड ने कहा। यह बात भी आप लोग जानते हैं कि इड जो सबसे नीचे की अवस्था होती है, जिसमें इंसान जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगो उससे ऊपर की और सुपर ईगो उससे ऊपर की, तो इसको मानव की संरचना का अभिन्न भाग माना जाता है। राइट, तो ये आपका जो है सिगमंड फ्रायड का कथन है। इसके बाद है यहां पर केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु और जीवन। यह किसने बोला है? तो यह बात भी जो है आपके सिगमंड फ्रायड साहब ने ही कहा है कि मृत्यु और जीवन केवल 2 ही प्रकार के मूल प्रवृत्ति होती है, बेसिक नेचर, और वो है मृत्यु और जीवन। अब देखते चलिए सारे स्टेटमेंट जो हैं आपके, ये अलग अलग इंसान के
इंसान का जो मन है, मन का विश्लेषण है, मनोविज्ञान है, या मन जो यहाँ पर इंसान के अंदर चलता है, उन सभी चीजों पर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। मतलब यहां पर एक आपको कहानी, मतलब एक आपको बात बोली गई जो कि आपको पेडागोजी के माध्यम से पूछी जा सकती है कि जो आपकी रुचि है, राइट, और जो आपकी मूल प्रवृत्ति है या जो आपकी स्वाभाविक संवेग है, इसका स्वस्थ विकास कब हो सकता है। अगर आपको यह पूछा गया कि इसका स्वस्थ विकास कब हो सकता है, जब वातावरण स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ विकास होगा। मतलब यह आपका प्रश्न है, नीचे वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है कि वातावरण जिसमें वह रहता है अगर वह स्वस्थ है तब रुचि, मूल प्रवृत्ति एवं स्वाभाविक संवेग का भी स्वस्थ विकास हो पाएगा। देख रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आपको हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है किसमें? तो जो बेसिक नेचर है, मूल प्रवृत्ति है, इसकी प्रमुख विशेषता पाई जाती है समस्त प्राणियों में। जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर, पशु, पक्षी, कुछ भी है, सबके अपने अपने कुछ न कुछ मूल प्रवृत्ति होते हैं। सबके अपने अपने कुछ न कुछ मूल प्रवृत्ति होते हैं और मूल प्रवृत्ति की विशेषता उन सब में पाई जाती है। और यह एक जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। यह भी आपको पूछा जाता है, तो ये कैसी होती है? तो ये जन्मजात होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। समझ में आ रहा है सबको जी? तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको कराया अभिवृद्धि। विकास का क्या अभिप्राय है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे देगा कि इनमें से विकास का क्या मतलब है, विकास का क्या अभिप्राय है। तो विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगर आपका विकास हो रहा है, अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब आप मैच्योर हो रहे हैं, आप परिपक्व हो रहे हैं। तो अगर आप परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका विकास हो रहा है, राइट। अगला, संवेग जो है वो शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ीतंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशीय निर्दिष्ट व्यवहार करने लगता है। यह कथन ग्रीन का है। पहले तो इस कथन को समझिए। इमोशन की बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है। तो जब आप किसी संवेग में आते हैं तो क्या होता है? तो यह एक जटिल दशा होती है। इसमें क्या होता है? आपका जो सांस है, आपका जो नाड़ी तंत्र है, ये जो आपको पूरा बॉडी में है, ग्रंथि है, मानसिक स्थिति है, उत्तेजना है, इन सभी चीजों पर आपका प्रभाव पड़ने लगता है और आपका शरीर, आपका बॉडी का पार्ट्स उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। तो यह कथन ग्रीन का है और यही कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लियर एवरीबॉडी? एक बार सब लोग देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, सब लोग कमेंट में लिखते जा रहे हैं ना। हर बच्चा, जैसे कोई स्टेटमेंट है तो जो अपने क्लास का रूल है, हर लाइन को रिवाइज करना है, क्योंकि जो भी चीज आप अपने से लिखते हैं उस चीज का ज्ञान आपको और तगड़ा हो जाता है। तो जो भी स्टेटमेंट है उसको आप अपने से लिखते जाइए, पूरा स्टेटमेंट, है ना। आप अपने से लिखते हैं तो आपको ज्यादा याद रहता है और हो सके तो उसको बोलिए भी। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह कहा हुआ है वुडवर्थ का। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। व्यक्ति ने जब से अपना जीवन आरंभ किया है तब से यह प्रभावित किया है। यह कथन वुडवर्थ का है। अगला देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह किसका कथन है?
तो विकास के परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह हरलॉक का कथन है। हरलॉक साहब ने यह कथन दिया कि जब विकास होता है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई 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 योग्यताएं आती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये स्टेटमेंट बताया था। अगला देखिए, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, क्या हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये भी मैंने अभी आपको लिखा दिया था, ठीक है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ये वर्ड देखिए, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, बेसिक नेचर बिहेवियर। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि शैशवावस्था की जो है वो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। शैशवावस्था की सबसे, जो बच्चा जब जन्म लेता है 0 to 2 ईयर्स, उसकी सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, उस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो व्यवहार है, वही शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। इसके बाद देखिए, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप जो होता है वो तीव्र होता है। क्यों? हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, उस समय पर वह चीजों को सीखता है और सीखने की प्रक्रिया उसमें फास्ट होती है, राइट। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वो तीव्रता घटते जाती है। आज हम और आप जितनी जल्दी कोई बात सीख पाएंगे, एक 2 साल 3 साल का बच्चा उससे ज्यादा सीख पाएगा। इनफैक्ट एक 0 to 2 ईयर्स का बच्चा उससे भी ज्यादा जल्दी सीखता है। यह अलग बात है कि हमको पता नहीं चलता है, महसूस नहीं होता है उस उम्र में, लेकिन बच्चा सीख रहा होता है, ठीक है। एक बार सब लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे स्टेटमेंट को आपको लिखना है। जो भी मैं लिखा रहा हूं या दिखा रहा हूं आपको, उसको आपको अपने से भी लिखना है और बोलना भी है। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था का समय क्या है। अब देखिए, इस पर कई मत है। बाल्यावस्था में प्याजे ने क्या बोला कि 2 पार्ट में बांटो, 2 to 6, 6 to 12। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक ने सामान्यतया बाल्यावस्था को 5 से 12 तक रखा। शैशवावस्था को 0 से 5, बाल्यावस्था को 5 से 12, और उसके बाद जो है 12 से 18। बाकी जो रिमेनिंग है आपका 12 से 18, ठीक है, हो गया। 0 to 5, 5 से 12 और 12 से 18 ये रखा है। सामान्यतः कई मनोवैज्ञानिक ने रखा है, तो बस प्याजे ने इसको 0 to 2, 2 to 6, 6 to 12 और 12 to 18 रखा है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था का अगर कुछ नहीं बोला है तो 5 से 12, प्याजे के अनुसार पूछेगा तब हम बोलेंगे कि 2 से 12। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो होती है वो होता है सामूहिकता की भावना। बच्चा बाल्यावस्था में ग्रुप में रहता है, बच्चा बाल्यावस्था में ग्रुप में रहता है, और यह सबसे बड़ी उसकी विशेषता होती है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा, कोई भी बच्चा है, आपके घर का, हमारे घर का, कोई भी बच्चा है, जब वो बाल्यावस्था में है ना, तभी वह अब जो है 5 साल 7 साल के बाद, अब वह बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, कोई भी हो, वो पूरा बहिर्मुखी होने लगता है। वह सबसे बात करने लगेगा, ग्रुप में वह जो है सामूहिकता की भावना उसके अंदर आ जाती है, तो आ जाता है। बाद में चल के फिर वो अंतर्मुखी हो जाए, लेकिन इस टाइम पर बच्चा नॉर्मली बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आपको यह क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से दी जानी चाहिए। इससे जुड़ा हुआ जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। जो सामूहिक खेल है एवं जो रचनात्मकता है, उसके माध्यम से शिक्षा आपको दी जानी चाहिए। अगला देखिए, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है, यहां पर आपको जो भी सिद्धांत मैंने लिखाया है, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप टिक लगाएंगे। विकास की दिशा का सिद्धांत, बिल्कुल, जितने भी सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत इसके अंदर आएंगे। दिशा का सिद्धांत सफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल।
परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी सही है क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। ये सब जो है मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है और उसी के पर आधारित ये सिद्धांत है। अगला देखेंगे, बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। बालक की जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ जो है, वो जैविक नियमों के अनुसार होती है। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रोथ मतलब फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस में यह कथन किसने बोला है? हरलॉक ने बोला है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? व्यक्ति के ग्रोथ या डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ग्रीन का कथन है। अब देखिए, यह क्वेश्चन को आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अभी जस्ट हमने आपको ग्रीन का एक और स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें जो है उनके प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको नीचे में यहां पर ये देखिए, ये जो कारक है, इसी कारक की वहां पर बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो श्वास, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, इन सभी चीजों को प्रभावित करता है। यही कथन आपको वहां पर बस समराइज करके लिखा हुआ है, ठीक है, कि वृद्धि और विकास को वो जितने भी कारक हैं वो प्रभावित करता है। यह ग्रीन का कथन है। अगला देखिए, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन रॉस का है। हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण हमारा बाहरी वस्तु ही है, पर्यावरण हमारा बाहरी वस्तु ही है, और ये जो है ये हमें प्रभावित करता है, ये भी हम जानते हैं, यह रॉस का कथन है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो बुद्धि लब्धि का बेसिकली ये जो वर्ड है, राइट, ये वर्ड किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? स्टर्न को जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये एक आधार है जिस पर बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था ही हमारे जीवन का बेस है जिस पर हम अपने भावी जीवन का निर्माण कोई बच्चा करता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। किसकी ओर? सूझबूझ की ओर। मतलब जैसे जैसे कोई बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे कोई बच्चा आगे बढ़ता है, क्या होता है, कहीं ना कहीं जब बच्चा आगे बढ़ता है, जब बच्चा ग्रो करता है, तो वह मैच्योर होता है, वह उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी सूझबूझ बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपको जो है विकास संख्यात्मक है, यह कथन सही नहीं है। यह आपको समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन में पूछा होगा निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो वृद्धि संख्यात्मक होती है, विकास नहीं होती है। अभी रिसेंटली मैंने स्पेशल क्लास पे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो वहां पर क्या है कि आपको डिटेल में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन समराइज उसका यही है। समझ रहे हैं? तो विकास संख्यात्मक होती है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि विकास गुणात्मक होती है। डेवलपमेंट इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट्स क्वालिटेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि जो है वो विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वृद्धि विकास का एक अंग है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह क्या होता है? देखिए 14 वर्ष। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो 18 लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम कंप्लीट डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली मानसिक योग्यता की बात कर रहे हैं। सामान्यतया ये ऑब्जर्व किया गया है कि मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास, लगभग मतलब 90% होता है, लगभग पूर्ण विकास 14 साल तक में हो जाता है। क्योंकि अब ये किशोरावस्था के लगभग मध्य में रहता है, तो इसमें बच्चे चीजों को समझने लगते हैं। इसके बाद आता है आपका मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रिया का निरीक्षण किया जाता है। किस विधि में? आत्मनिरीक्षण विधि। खुद का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है, और इसमें मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रिया का हम अध्ययन करते हैं। विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? इसको याद कर लीजिएगा। उत्पत्ति मूलक विधि विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सामना क्यों नहीं करना पड़ता है? क्या नहीं करना पड़ता है प्रयोगात्मक विधि में? समस्या का चुनाव। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों समस्या का चुनाव नहीं? क्योंकि जब आप कोई प्रयोग कर रहे होते हैं तो समस्या ऑलरेडी है, तभी आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं।
तो समस्या या कोई टास्क है ऑलरेडी तभी आप प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रयोगात्मक विधि में समस्या का चुनाव आपको नहीं करना पड़ता है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह क्या है? जैविक और सामाजिक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैविक मतलब आपका हेरिडिटी से जुड़ा हुआ, सामाजिक मतलब एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ। तो यही दो मेन कारक होते हैं। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। सब लोग लिखते चलिए, वॉइस टाइपिंग करके या जैसे भी फटाफट लिखते चलिए कमेंट में। शिक्षक बालक की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है कैसे? संवेगों से। कैसे? संवेगों से। बच्चे को पढ़ने में इमोशन से रुचि कर सकता है, मतलब इंटरेस्टिंग बना सकता है। मोटिवेशन जो है वो सब कुछ आपका इमोशन से ही आती है। तो बालकों की पाठ में कैसे रुचि कर सकता है? संवेगों से। व्यक्तिगत भेद का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है किस विधि में? विभेदात्मक विधि में। जो विभेदात्मक विधि है उसमें विभेद किया जाता है। विभेद मतलब डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ये आपका विभेदात्मक विधि आता है करेक्ट आंसर। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती है, प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहता है, क्योंकि जीव कोश के कारण, वही बात है जो आपका जिन है, जो मेन कारण होता है, वहीं से चीजें जीव कोश निकल कर आती हैं और उसी के कारण माता पिता के बच्चे जो होते हैं कई बार एक जैसे नहीं होते हैं। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? बड़ा भवन। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? बड़ा भवन। यहां पर जो है बच्चे के डेवलपमेंट को, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है, उसके बेसिस पर हम लोग यहां पर टिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अभी ओमिट करके रखिए, क्योंकि बिना 4 ऑप्शन देखे हम यहां पर टिक नहीं लगा सकते। आप समझ रहे बात? ये देखिए, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक क्या नहीं है? अच्छा, ये मुझे लगता है कि उल्टा लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, अभी इस दोनों क्वेश्चन से मुझे समझ में आ गया। ये जो है आपका, ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, अगर यहां पर पूछेगा घटक नहीं है तो ये चल जाएगा इसमें, क्योंकि यहां पर अगर मतलब इसी ऑप्शन के हिसाब से हम चूज करके आपको बताएं तो, ठीक है, इसी ऑप्शन के हिसाब से चूज करके बताएं तो बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। क्या नहीं है? तो बड़ा भवन। बड़ा भवन मतलब जैसे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही होगी क्वेश्चन में कि बड़ा भवन है, ये है, वो है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट घटक नहीं है। लेकिन बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक जो है परिपक्वता, ये हो सकता है। हालांकि फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तो हमने डायरेक्ट वन लाइनर ले लिए हैं, तो जब क्वेश्चंस इसका आपको 4 ऑप्शन रहेगा तब आप इसको समझ सकते हैं। बट डिपेंड ऑन द ऑप्शन भी होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिपेंड ऑन द ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो फिलहाल बेसिक हम लोग समझते हैं कि मैच्योरिटी भी डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे हमारा डेवलपमेंट होते जाएगा। वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हवा, प्रकाश, जल, बिल्कुल आते हैं। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 4 से 5 महीने का जो बच्चा होता है वह बड़ों के मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? बालक को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना, व्यक्तिगत भेद की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। ये देखिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। सिंपल सी बात है, बच्चे का डेवलपमेंट कराना कंप्लीट आपका टास्क होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आप बच्चे को जो है सिर्फ पढ़ा दीजिए, बच्चे को सीखने के पूरे अवसर आप प्रदान करिए, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर आप पूरा ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत भेद की ओर ध्यान दीजिए और उनका समुचित वातावरण की भी व्यवस्था करिए। ये सब आपके अंतर्गत आते हैं। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? अब देखिए, यहां पर जन्म से 7 है, कोई 0 से 5 भी लिखेगा और कोई 0 से 2 भी लिखेगा, तो ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन होगा। समानतया अगर आपको पूछा जाता है तो नॉर्मली 0 to 5 लिखते हैं, प्याजे के अनुसार 0 to 2 लिखते हैं। तो अगर कोई स्पेशल केस होगा तो उस हिसाब से हम लोग बताएंगे, लेकिन नॉर्मली शैशवावस्था अगर प्याजे बोला तो 0 to 2 या बाकी लोग बोले तो 0 to 5। ये देखिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध, वो स्नेह। तो वाटसन ने बेसिकली क्या बोला है, जो नवजात शिशु होंगे ना, उसमें मुख्य रूप से भय संवेग आता है, क्रोध संवेग आता है और स्नेह संवेग आता है। बचपन में ये तीनों संवेग आती है, बाद में
बाकी सारे संवेग आते हैं। कहते हैं बच्चा जब तक बच्चा है मानो तब तक सच्चा है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषता वाले विकसित हो जाते हैं तो यहां पर सिद्धांत लागू होता है किसका? प्रत्यागमन का। अगर समान हो जाते हैं तो समानता का, अगर सिर्फ हल्का अलग होते हैं तो विभिन्नता का। ये अगला क्वेश्चन उसी से है। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। तो इस तीनों पर आपको क्वेश्चन कराया भी है मैंने, तो ये वन लाइनर आपको याद रखना है। तीनों याद है, समानता का, प्रत्यागमन का और विभिन्नता का। शिशु का विकास प्रारंभ कब होता है? गर्भकाल से। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्थिति जो है वंशानुक्रमीय होती है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमीय होती है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, ये बात यहां पर बोल रहा है आपको। तो किसी का भी जो सामाजिक स्थिति होगा उस पर हेरिडिटी का प्रभाव पड़ेगा और खूब बढ़िया से पड़ेगा। अगला देखिए, बालक की मूल शक्ति का प्रधान कारक क्या है? मूल शक्ति कहां से आती है? हमारे वंशानुक्रम से आती है, हमारे हेरिडिटी से आती है, वहीं से हमारा मूल शक्ति का विकास होता है। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिक के वंशजों पर किसने अध्ययन किया था? मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, गोडार्ड ने सैनिक के वंशजों पर अध्ययन किया था और देखा था कि वंश उनका जो है वो भी उसी प्रकार से आगे बढ़ा और वो लोग भी काफी अच्छे अच्छे चीजों में गए। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक क्या होता है? संवेग। कई बार आपको क्वेश्चन में मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पर कराया था कि मूल प्रवृत्ति इसमें से किससे जुड़ा होता है या मूल प्रतीकात्मक व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है? तो संवेग से जुड़ा हुआ है। बाल विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा समस्या का काल कौन सा होता है? शैशवावस्था। बहुत लोग सोचते होंगे किशोरावस्था, नहीं। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा और उपरोक्त दोनों रहेगा तब दोनों लगाएंगे, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों। नहीं तो बस एक पूछेगा तो दोनों भी रहेगा तो भी हम शैशवावस्था ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा इस समय पर जन्म लेता है। जब आपका बॉडी इस दुनिया में आता है ना, मतलब गर्भ से जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में उनके बॉडी को समायोजन करने में मेहनत लगती है। किशोरावस्था में तो कम से कम इंसान एग्जिस्ट करता है अच्छे से, शैशवावस्था में बच्चे को एग्जिस्ट कराने में समय लग जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा समस्या का काल ये होता है। तूफानी अवस्था किशोरावस्था को बोलेंगे, लेकिन समस्या सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होती है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह किसका कथन है? क्रॉगमैन का कथन है। क्रॉगमैन का क्या कथन है? कि बच्चे की जो अभिवृद्धि है वो जैविक नियमों के हिसाब से होती है। ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो जैविक नियमों के हिसाब से होगी। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह क्या है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही नहीं। ठीक है, समझ गए बात आप? नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि बालक के विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। अगर पूछेगा नहीं करता है तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता है। समझ रहे बात अपना? ये नहीं करता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि वातावरण नहीं करता है, या ऐसा नहीं है कि वातावरण वंशानुक्रम नहीं करता है। माइनस माइनस प्लस, नहीं का नहीं कट गया। तो एक्चुअल में बालक के विकास को दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और ऐसे ही मैं आपको अगले वीकेंड भी बहुत सारे जो है क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके बीच में, और हम लोग लगातार एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा करने से बहुत ज्यादा मैं बोरिंग भी नहीं होने देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको लगातार छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको बढ़िया से एक एक करके चीजों को देखेंगे, समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लेकर आगे चलेंगे। जितने भी मैंने बताए हैं उसको आप आज रिवाइज करिए और अगले वीकेंड फिर से स्पेशल हम जो है वीडियो लाएंगे और आपको ऐसे रिवाइज कराएंगे। बाकी कल सुबह फिर 10 बजे मिलते हैं, जबरदस्त हम लोग एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम कहिए और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दीपक हिमांशु साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।